हे गाइस, दिस इज़ मुबारक अली और आपका एक बार फिर से साइंस स्टडी वेल में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12th फिजिक्स का लास्ट लेक्चर, जिसका नेम है दोस्तों एक समान चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों एक समान आवेशित चादर के कारण। ठीक है, एक समान आवेशित चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चाहे आप लोगों से पूछ लिया जाए कि एक समान चादर के कारण, या आप लोगों से पूछ लिया जाए कि एक समान आवेशित चादर के कारण, तो सब बातें सेम है। दोस्तों, आप लोगों को पता है कि हम लोग क्लास 12 फिजिक्स में चैप्टर नंबर 1 विद्युत आवेश एवं क्षेत्र में गॉस थ्योरम को पढ़ा है। फिर उसके बाद हम लोगों ने गॉस थ्योरम के अनुप्रयोग को पढ़ा है। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा अनुप्रयोग है। गॉस थ्योरम का ये हमारा दूसरा अनुप्रयोग है। क्या है दोस्तों? दूसरा अनुप्रयोग है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा दोस्तों, ये आपके बोर्ड पेपर के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों कि एक समान आवेशित चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग कैसे निकालेंगे गॉस प्रमेय के अनुसार। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का पैरा सा लेक्चर। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, आप लोगों को हर एक चीज़ ठीक है समझ में आने वाली है। दोस्तों सबसे पहले बोला है कि एक समान आवेशित चादर। सबसे पहले दोस्तों हम लोगों को एक चादर ले लेना है, एक आवेशित चादर ले लेना है सबसे पहले हम लोग। तो मान लो इस प्रकार से दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पर कोई एक ठीक है चादर ले लिया। इस प्रकार से हम लोगों ने एक चादर ले लिया। अब बोला है दोस्तों कि आवेशित, ठीक है। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पर इसको करने वाले हैं, ठीक है, आवेशित करने वाले हैं। तो दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, हमने सबसे पहले एक समान चादर ले लिया है। अब हम लोग इस चादर में क्या करेंगे दोस्तों, समान रूप से धनावेश, इसको हम लोग पॉजिटिव चार्ज से कर देंगे। यानी बच्चों इस प्रकार से बहुत सारे धनात्मक इसमें इस प्रकार से कर देंगे। यानी ये हमारा जो चादर है दोस्तों, ये क्या हो गया है, ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया है। इतनी बात समझ में आ गई दोस्तों। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सी बात है यार। अब अगर हम लोग देखें तो यह क्या हो गया है, एक समान आवेशित चादर हो गया है दोस्तों, एक समान आवेशित चादर हो गया है। अब इसके कारण हम लोगों को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, तो अब आप लोग एक पॉइंट समझिएगा कि इस पृष्ठ का, ये हमारा जो चादर है, इसका जो सरफेस है दोस्तों, इसका पृष्ठ घनत्व अर्थात इसको हम लोग बोलते हैं क्या, सिग्मा। ठीक है, पृष्ठ घनत्व, इसे हम लोग बोलते हैं पृष्ठ घनत्व। सिग्मा हमारा क्या है, पृष्ठ घनत्व। तो सबसे पहले मैं पृष्ठ घनत्व को आप लोगों को बता दूं। पृष्ठ घनत्व का एक फॉर्मूला होता है, पृष्ठ घनत्व सिग्मा बराबर होता है दोस्तों Q/A। ठीक है दोस्तों, क्या होता है, Q/A। यानी पृष्ठ के, हमारे पास ये पृष्ठ है, पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर जो आवेश की कुल मात्रा होती है, आवेश की जो कुल मात्रा प्रति एकांक क्षेत्रफल, यानी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर दोस्तों जो क्या होती है, आवेश की कुल मात्रा होती है, उसे हम लोग बोलते हैं पृष्ठ घनत्व। ओके, ये आप लोग लिख लीजिएगा। ओके, मैं आप लोगों को यहाँ पर बता दिया इस चीज़ को। अब अगर आप लोगों को पृष्ठ घनत्व भी समझ में आ गया है तो दोस्तों बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपल वे में आप लोग अगले स्टेप में चलेंगे। अब हम लोगों को यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, सिंपल सी बात है। मान लो इसका पृष्ठ है A, ठीक है, इसका पृष्ठ है A, इसको हम लोगों ने +Q चार्ज दिया है। अब यहाँ पे आप लोग देखिएगा, मान लो इस पृष्ठ से हम लोगों ने R दूरी, इस पृष्ठ से हम लोगों ने R दूरी पर कोई बिंदु ले लिया है, ये इस बिंदु, यानी हमारे पास कोई बिंदु P है दोस्तों। इस पर हम लोगों को क्या क्या ज्ञात करनी है दोस्तों, इस पे हमारे पास जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ये इस साइड में है, यानी E जो कि विद्युत क्षेत्र है, E वेक्टर हमारे पास जो इस बिंदु पर हम लोग क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है इस साइड में है। और इसी तरीके से हम लोग इसके लेफ्ट साइड में हम लोग यहाँ पर कोई सरफेस ले लें, कोई पॉइंट ले लें कोई, ठीक है, इसको हम लोग ले रहे हैं P', इसको हम लोग P ले लिए हैं, इसको हम लोग P' ले लेंगे। अब इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है इस साइड में होगी दोस्तों, और यहाँ पर इसको भी हम लोग बोलेंगे E वेक्टर। ओके, इतनी बात समझ में आ गई है दोस्तों। अब अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो सिंपल है यार, अब आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पर, ठीक है दोस्तों, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इस प्रकार से, यहाँ से मेरे भाई इस प्रकार से, इस तरीके से, ठीक है, एक बेलन का निर्माण करेंगे, एक बेलन का इस प्रकार से बेलन टाइप का निर्माण करेंगे। इस तरीके से एक बेलन का हम लोग निर्माण करेंगे। इस तरीके से एक बेलन का हम लोगों ने निर्माण कर लिया है दोस्तों। ठीक है, अब एक बात समझिएगा, ये जो इसका पृष्ठ है, इसके पृष्ठ को हम लोग, इस पूरे का पृष्ठ है A, तो इस छोटे पार्ट का जो पृष्ठ हो जाएगा D
ए वेक्टर हो जाएगा, डी ए वेक्टर, डी ए वेक्टर। इस जो छोटे पृष्ठ है इसको हम लोग डी से प्रदर्शित करते हैं, बड़ा पृष्ठ कैपिटल ए से और छोटे स्मॉल पृष्ठ को हम लोग स्मॉल डी और ए से प्रदर्शित करते हैं। ठीक इसी प्रकार से इसको भी हम लोग स्मॉल डी ए वेक्टर। ओके भैया, ये बात समझ गए। तो इस प्रकार से आप लोगों ने यहाँ पर अभी चित्र को समझ लिया है। अब अगर आप लोगों ने यहाँ पर दोस्तों चित्र को समझा है तो अब आप लोगों को आगे की चीज़ें एकदम आसानी के साथ समझ में आ जानी चाहिए। अब आप लोगों को समझ दोस्तों, ये जो बेलनाकार हम लोगों ने बनाए है, ठीक है, ये जो गॉसियन पृष्ठ है, क्या है दोस्तों, गॉसियन पृष्ठ के इन्हीं जो दोनों गॉसियन पृष्ठ हैं, इन्हीं पृष्ठ से जो विद्युत फ्लक्स हमारे निकलते हैं फाई ई, हम लोगों को वही कैलकुलेट करना है गॉस थ्योरम के अनुसार। तो फाई ई यानी गॉसियन पृष्ठ के दोनों सिरों से होकर गुजरने वाली विद्युत फ्लक्स, क्या दोस्तों, विद्युत फ्लक्स होने वाली कुल विद्युत फ्लक्स, क्या, कुल विद्युत फ्लक्स। ठीक है दोस्तों, कुल विद्युत फ्लक्स जो हमारे पास फाई ई है, निकालना है यही। ठीक है, तो सिंपल है। हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, एकदम आसानी के साथ समझिएगा, बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो क्या करना है दोस्तों, कुल विद्युत फ्लक्स इन दोनों पृष्ठों से, तो फाई ई, सॉरी यार ये तो पेन खत्म हो चुकी है, ठीक है, चलो ब्लैक से हम लोग कर लेंगे। फाई ई इजकल टू हमारा क्या हो जाएगा, देख लो, क्लोज इंटीग्रेशन ई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर। ये कैसे हो गया दोस्तों, इन दोनों को हम लोग अगर ऐड कर देंगे तो हम लोगों को कुल विद्युत फ्लक्स मिल जाएगा, कुल विद्युत फ्लक्स। तो इस पृष्ठ से निकलने वाली, इस पृष्ठ से निकलने वाली, ठीक है, तो ये हमारे लिए पहले के लिए हो गया। अब इसी प्रकार से हम लोग ऐड करेंगे दूसरे वाले को, तो दूसरे वाले का क्लोज इंटीग्रेशन हो जाएगा ई वेक्टर इंटू डी एस वेक्टर, डी ए वेक्टर। क्यों, क्योंकि दोस्तों आप लोगों को समझना है यार, ये वेक्टर रूप है। मैंने आपको बताया था कि आप लोगों को मैंने बताया था किसमें, आप लोगों को गॉस के थ्योरम में बताया था, ये वेक्टर रूप है, ये सदिश रूप है उनका। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा था ई डी एस कॉस थीटा। अभी हम लोग जब इसको वेक्टर रूप से हट के करेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो फाई ई इजकल टू देखो क्लोज इंटीग्रेशन। अब इसका अगर हम लोग वेक्टर रूप हटा दे दोस्तों तो ये हो जाएगा E इंटू डी ए कॉस थीटा। अब तो समझ में आ गई बातें। अब इसका भी हो जाएगा वही क्लोज इंटीग्रेशन E इंटू डी ए कॉस थीटा, ठीक है भैया, इसका भी कॉस थीटा हो गया। अब आप लोग यहाँ से समझिएगा कि फाई ई इजकल टू क्लोज इंटीग्रेशन E इंटू डी ए। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारा कॉस थीटा होगा दोस्तों, कॉस थीटा हमारा हो जाएगा 0। क्यों, कॉस थीटा बराबर हमारे पास कॉस थीटा बराबर हमारे पास हो जाएगा 0। क्यों 0 हो जाएगा, क्योंकि भैया यहाँ पर आप लोग देख लेना, दोनों पृष्ठों यहाँ पर देख लो, कोई कॉस थीटा हमारे पास 0 हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों हमारे पास जो ये P बिंदु है, यानी जो चूँकि हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि हमारा जो ये पृष्ठ है DA, ये जो हमारा पृष्ठ है DA और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E, ये दोनों एक ही डायरेक्शन है। देखो इसका मुंह भी इसी साइड में है और ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी इसी साइड में है, तो दोनों ही इस साइड में है दोस्तों। तो इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर कॉस थीटा का मान 0 हो जाएगा, हम लोग 0 ले लेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से अगर यहाँ पर देखें तो इस तरीके से इसका मुंह भी, ठीक है, इसी साइड में है और इसी साइड में हमारे पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी है दोस्तों E, तो इसीलिए यहाँ पर भी कॉस थीटा का मान 0 हो जाएगा और यहाँ पर भी कॉस थीटा का मान 0 हो जाएगा। तो कॉस थीटा के जगह पर जब हम लोग 0 लिख देंगे दोस्तों, ठीक है, तो कॉस 0 का मान होता है 1, तो 1 का मतलब कुछ नहीं, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि कॉस थीटा का मान हमारे पास 0 हो गया। मैंने आपको बता दिया उसका रीज़न क्या है। तो अब हम लोग लिखेंगे क्लोज इंटीग्रेशन E इंटू डी ए और प्लस यहाँ पे कॉस थीटा का मान 1 हो जाएगा, तो 1 को हम लोग नहीं लिखेंगे। ठीक है, इसी तरीके से इसको भी आप लोग लिखोगे, यहाँ पर भी E इंटू डी ए बचेगा, क्योंकि कॉस थीटा यहाँ पर 1 हो गया ऑलरेडी। इतनी बात समझ गए आप लोग। अगर इतनी बात आप लोग समझ गए हो दोस्तों तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं समझे हो तो एक बार फिर से वीडियो को पॉज करके शुरू से देखो, 100% सब कुछ समझ में आ जाएगा।
अगर ये पॉइंट समझ में आ गई है मेरे भाइयों, तो अब यहाँ पे आप लोग देखना, अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे हमारे पास क्या है दोस्तों, आगे हमारे पास है, अगर हम लोग यहाँ पे फाई, ठीक है, इसको अगर हम लोग फाई इजकल टू क्या करेंगे दोस्तों, इसका जब हम लोग ई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारे पास स्थिरांक है, इस कांस्टेंट को हम लोग इसके जब बाहर ले आएंगे तो ई क्लोज इंटीग्रेशन अंदर में रह जाएगा डी ए प्लस, यहाँ पर भी हम लोगों ने ई को कांस्टेंट है तो इसको हम लोग बाहर लेके आएंगे तो इस प्रकार से नीचे बचेगा डी ए। ठीक है भैया, अब ये बात अगर आप लोगों को समझ में आ गई है भैया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आई है तो एक बार फिर से मैं आप लोगों को ऊपर से ही बताते आ रहा हूँ कि रीजंस क्या है। तो मेरे भाई अब यहाँ पे आप लोग क्या करोगे, जब इसका क्लोज इंटीग्रेशन हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा फाई ई इजकल टू ई, ये छोटे पृष्ठ का क्षेत्रफल है, देखो ये डी ए छोटे पृष्ठ का क्षेत्रफल है भैया। तो जब इसका हो जाएगा तो यहाँ पर हमारे पास क्लोज इंटीग्रेशन जब डी ए का होगा तो हमारे पास ऑलरेडी आएगा ई इंटू ए। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर ई हो जाएगा, जब इसका भी इंटीग्रेशन होगा क्लोज इंटीग्रेशन तो यहाँ पर भी आ जाएगा ई ए। अब यहाँ से आप लोग समझ रहे हो कि फाई ई इजकल टू हमारे पास हो जाएगा 2EA। ठीक है भाई, अब 2EA आप लोग अगर समझ गए हो तो अब आप लोगों को यहाँ पे बस गॉस थ्योरम को अप्लाई कर देना है। गॉस थ्योरम क्या बोलता है, ठीक है, गॉस अंकल ने क्या बताया था, गॉस का नियम हम लोगों ने पढ़ा है, फाई ई इजकल टू क्यू अपान एफ साइलन नॉट, क्यू इंटू एफ साइलन नॉट। ठीक है दोस्तों, एक काम करो, आप लोग इसको समीकरण 1 मान लेना, समीकरण 1, और इसको आप लोग समीकरण 2 मान लो, गॉस के नियम को समीकरण 2। अब दोस्तों आप लोगों को पता है, देखो गॉस का नियम जो है, ये वाला समीकरण हम लोगों ने इसको एक समीकरण 2 माना, इसको समीकरण 1, तो दोनों समीकरण को अगर हम लोग देखें तो लेफ्ट साइड देखो इसका भी बराबर है, इसका भी लेफ्ट साइड बराबर है। तो जब लेफ्ट साइड बराबर होता है तो हम लोग राइट साइड को बराबर ले लेते हैं। तो अब हम लोग यहाँ से देखेंगे तो हमारे पास हो जाएगा दोस्तों 2EA इजकल टू क्यू अपान इन क्यू अपान एफ साइलन नॉट। ठीक है भाई, अब ये हो गया। अब ये बात आप लोगों को समझ में आ गई, क्योंकि यार जब हमारे पास लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट साइड भी हम लोग मान लेते हैं कि बराबर होता है। ओके, अब यहाँ से आप लोग देखना एक बात भैया कि यहाँ पे मैंने आपको आवेश पृष्ठ घनत्व तो बताया है, या हम लोग पृष्ठ आवेश घनत्व तो इसको बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग एक फॉर्मूला जाने हैं कि हम लोग जानते हैं दोस्तों कि सिग्मा बराबर हमारे पास हुआ है Q अपान ए, सिग्मा इक्वल टू Q अपान ए। अब यहाँ से अगर हम लोग Q का मान देखें, Q का मान अगर हम लोग निकालें तो Q इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा इंटू ए। ठीक है, अब यहाँ पर अगर Q का मान हम लोग यहाँ पर Q की जगह पर रख दें तो हमारे पास हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें, ठीक है, पृष्ठ घनत्व से ये आया है, आप लोगों को मैंने ऊपर समझाया है पृष्ठ घनत्व। अब यहाँ पे 2EA इक्वल टू Q की जगह पर हम लोग लिखेंगे सिग्मा इंटू ए, नीचे में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है भाई, ये आ गई बात समझ में। अब यहाँ से अगर हम लोग 2A को इधर इस साइड में ट्रांसफर कर दें राइट साइड में तो हमारे पास हो जाएगा इधर केवल E बचेगा, तो E इक्वल टू ऊपर में सिग्मा इंटू ए अपान एप्सिलॉन नॉट और 2A। अब A से हमारे पास A कैंसिल हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पे हमारे पास बचेगा E इक्वल टू ऊपर में सिग्मा इंटू 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके भैया, तो ये ऑलरेडी हमारे पास आ चुका है दोस्तों, तो यही हम लोगों को प्रूफ करना था। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा दोस्तों कि जब हम लोग एक समान आवेशित चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो वो हो जाएगा E इक्वल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो आई होप कि बच्चों आज का ये टॉपिक आप लोगों को एकदम अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को आज का ये टॉपिक एकदम अच्छे तरीके से दोस्तों समझ में आया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिएगा।